लास्ट लेक्चर में हमने ओशन करंट्स एंड ओशन रिसोर्सेज ये दो टॉपिक कवर किए थे। आज हमने दो टॉपिक और कवर करने हैं। एक है मरीन सेडिमेंट्स और दूसरा है हमारे कोरल्स की थ्योरीज। तो कोरल्स हमने ऑलरेडी जीएस में भी पढ़ा होता है, लेकिन ऑप्शनल लेवल पे मैंने जैसे बोला थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना है तो कोरल्स की थ्योरीज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो कि लास्ट लेक्चर होगा ओशेनोग्राफी का, उसमें वेव से आपका एक टॉपिक दे रखा है। अब वेव्स अपने आप में उतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि 20 मार्क्स का सवाल आ जाए। जैसे मरीन सेडिमेंट है, ये भी छोटा टॉपिक है, इसमें 20 नंबर का सवाल नहीं बनेगा, हाँ लेकिन 5 नंबर का सवाल बन सकता है। तो मरीन सेडिमेंट को हम उतने के लायक करेंगे। लेकिन जो कोरल्स की थ्योरीज है, यहां पे पहले भी 20 नंबर के सवाल बने हैं, तो हमने इसको डिटेल में ही करना पड़ेगा। तो आज मरीन सेडिमेंट एंड कोरल्स की थ्योरीज, कल हम लोग करेंगे वेव्स एंड टाइड्स। अब टाइड्स इन्होंने टॉपिक लिखा है, वेव्स को लेके बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, कोई थ्योरी फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन टाइड्स को लेके हम ये जानेंगे कि टाइड में भी थ्योरीज है। और 3 थ्योरीज के अंदर इंपॉर्टेंट है, न्यूटन की थ्योरी है, वेवल की है और हैरिस की थ्योरी है। तो ये तीनों ही थ्योरीज को हम टाइड में कवर करेंगे। अभी तक टाइड में से 20 नंबर का सवाल नहीं आया, लेकिन आ सकता है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि कमीशन ने ज्योग्राफी में उन एरियाज को भी अब टच करना शुरू कर दिया जो अभी तक इन्होंने ज्यादा जिनके ऊपर से सवाल नहीं पूछे थे। तो हम पहले ही थोड़ा सा प्लान वे में चलेंगे और एंटिसिपेट करके टाइड्स को भी उसी लेवल पे तैयार कर लेंगे। ओशनोग्राफी में 3 चैप्टर बहुत हैं, क्योंकि ज्यादा टॉपिक इसके अंदर है नहीं, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। मैंने ओशनोग्राफी में आपको कुछ एक नोट्स प्रोवाइड किए पीडीएफ फॉर्मेट में, उनके मैं लेक्चर नहीं लूंगा, चीजें सिंपल है। कोरल ब्लीचिंग है, तो कोरल्स हैं तो कोरल ब्लीचिंग है, उसके कुछ कारण हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं और कुछ सोल्यूशन है। हर टॉपिक इसी प्रकार से चलेगा। जो मैंने ओशनोग्राफी के आपको कुछ ऐसे एरियाज दिए हैं जो ओशन डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, जैसे ओशन के पोल्यूशन। तो ओशन पोल्यूशन पे पहले भी सवाल आया हुआ है। तो ओशन पोल्यूशन में क्या है कि ओशन को पोल्यूट, ओशन में पोल्यूशन क्यों हो रहा है, रीजंस क्या है, पोल्यूशन हो रहा है तो कंसिक्वेंसेस क्या है, और उसके लिए क्या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो ये ओशंस को लेके है। रिसोर्सेज हम पहले ही कर चुके हैं। उसी प्रकार से ओशन एसिडिफिकेशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या रिलेशन है इसका, तो ये भी एक टॉपिक है। तो इस तरह से ओशन में, ओशन वाटर बॉडी का एक पार्ट है, तो यूट्रोफिकेशन भी एक प्रॉब्लम है। वो केवल ओशन की नहीं है, वो फ्रेश वाटर बॉडीज की भी है यूट्रोफिकेशन। तो वो समस्या क्या है यूट्रोफिकेशन, वो भी आपके नोट्स के साथ मैंने शेयर किया है। कोरल की ब्लीचिंग क्या है, तो ये सारे वेरियस फॉर्म ऑफ ओशन डिग्रेडेशन है। तो इनको, ये थ्योरेटिकल है, आप स्वयं भी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएंगे। नोट्स बहुत अच्छे मैंने आपको प्रोवाइड किए। ये नोट्स क्योंकि मैंने बताया कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हम अलग से, उसका 1-2 टॉपिक ही हैं जो अलग से कराने लायक है, बाकी के जो टॉपिक है वो इसी प्रकार से डिराइव्ड है। जैसे जब मैंने क्लाइमेटोलॉजी कराया तो क्लाइमेट डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग करवा दिया, क्लाइमेट चेंज करा दिया, तो वो आपके एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का डोमेन है। ऐसी ओशन डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का डोमेन है। जब हम जियोमॉर्फ शुरू करेंगे तो उसमें सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल क्योंकि मैंने बताया था कि आपको जियोमॉर्फ में ही मैं करवा दूंगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अदरवाइज दिया है, तो सॉइल डिग्रेडेशन। ऐसे ही फॉरेस्ट है तो डिफॉरेस्टेशन, वो आपके एनवायरमेंट ज्योग्राफी का सिलेबस का पार्ट है, तो सॉइल डिग्रेडेशन वहां पे कर लेंगे, वहीं पे डिफॉरेस्टेशन कर लेंगे। तो इस तरह से एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जनरली आपकी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से कोरिलेटेड है, तो उसको कवर कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोगों ने जियोमॉर्फ खत्म करके ह्यूमन ज्योग्राफी पे शुरू करना है। डन है जी, चलिए। तो जब मरीन सेडिमेंट एक टॉपिक है तो हमें देखना पड़ेगा मरीन में सेडिमेंट्स जा कहां से रहे या किस प्रकार के सेडिमेंट है। तो एक वेंटवर्थ स्केल है जो बताता है कि सेडिमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। बेसिस ऑफ देयर साइज का मतलब क्या है कि सेडिमेंट इतना बड़ा भी हो सकता है, जिसको बोल्डर बोल देते हैं हम, बड़ा पत्थर। वो एक छोटा सा पेबल भी हो सकता है, वो स्टोन भी हो सकता है, वो ग्रेवल भी हो सकता है, वो छोटे कण भी हो सकते हैं। और जो सबसे छोटा पार्टिकल है, इनमें 3-4 वेरिएंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जब हमने सॉइल भी पढ़ा है एनसीईआरटी से, आपने बेसिक जीएस पढ़ा है, तो सैंड एक प्रकार की जो है हमारा पार्टिकल साइज है सॉइल का, सिल्ट एक और प्रकार का पार्टिकल साइज है, इनसे भी बारीक होती है क्ले। तो क्ले इन सबसे बारीक है। तो इसी प्रकार से मरीन के अंदर, ओशंस के अंदर अलग अलग साइज का पार्टिकल रखा हुआ है। ये पार्टिकल जमीन से जाते हैं, कैसे, रिवर्स के माध्यम से उड़ के चले गए, रिवर्स के साथ चले गए। जैसे हिमालय से रिवर गई, इन्होंने जो डेल्टा फॉर्मेशन की सुंदरबन में, गंगा ब्रह्मपुत्र में, इन्होंने सेडिमेंट का डिपोजिशन किया। वो सेडिमेंट इन्होंने कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि ये सेडिमेंट को लेकर गए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में इनका माउथ था, वहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट किया। जो उससे बारीक कण था,
जो भारी सेडिमेंट है, जो रेत है, वो वहीं पे बैठ गई। उससे जो भारी कण था वो थोड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ से दूर तक चला गया, हो सकता है वो स्लोप तक चला गया, हो सकता है वो डीप ओशन प्लेन तक चला गया, लेकिन वो बड़ा सस्पेंडेड फॉर्मेट में रहने के लिए उसको बारीक होना मींस उसके पार्टिकुलेट साइज को छोटा होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जब हम लोग ने प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ा था जीएस में, तो हमने कहा था प्लेन्स ऑफ इंडिया जहां फुट हिल्स है वहां पे भावर प्लेन्स होते हैं जहां बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, फिर उसके बाद बहुत छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं जहां पे हमारे तराई प्लेन्स है, फिर हमारे फ्लड प्लेन्स है जहां पे पार्टिकल साइज इस प्रकार से होता है। तो जैसे जैसे रिवर की वेलोसिटी घट रही है, उसके होल्ड करने वाली वाटर, उसके अंदर स्टोन को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी घट रही है। जब वो पहाड़ों पे थी तो बड़े बड़े पत्थर को रोल डाउन करके भी ला सकती थी, लुढ़का के ला सकती थी, लेकिन क्योंकि उसकी वो क्षमता नहीं रही है, अब वो ज्यादा रोल डाउन नहीं कर सकती, तो उसके पार्टिकल साइज छोटा हो गया। जो पार्टिकल डेल्टा तक पहुंचता है वो पहले ही साइज में सिल्ट फॉर्मेट का होता है, क्ले फॉर्मेट का होता है। तो मींस कि रिवर ने यहां से यहां जाने में, लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जाने में पार्टिकल साइज बहुत हैवी पार्टिकल को वो कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसमें वो वेग मींस हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे वेलोसिटी नहीं रही। ऐसे ही ओशंस में जब पार्टिकल लैंड से जाते हैं, रिवर के साथ जाते हैं, तो जो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल शेल्फ में रिवर जहां पे डिबाउंच होती है वहां पे पार्टिकल साइज बड़ा होता है। ये पार्टिकल साइज छोटा होता जाता है जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर। तो एक तरीका है कि रिवर के थ्रू पार्टिकल साइज जाए या सेडिमेंट जाए। दूसरा तरीका है कि हो सकता है सेडिमेंट रिवर के थ्रू ना जा रहा हो तो विंड से जा रहा हो, तो ये भी एक तरीका है। हो सकता है जो मरीन ऑर्गेनिज्म है वो भी तो मर जाते हैं, उनके मरने के बाद जो उनके अवशेष हैं, जो उनके टूथ हैं, जो उनके बोन्स हैं, जो कैल्शियम के बने, वो भी डिपॉजिट हो जाते हैं वहीं पे, और उसी से आपको पता है इन फ्यूचर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर इन मरीन ऑर्गेनिज्म से ही तो पेट्रोलियम बनता है, इनके स्केल्टन से इनसे कैल्शियम बनता है। तो इसीलिए हिमालयाज के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है मिट्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो समुंदर के अंदर बने हुए हिमालयाज हैं जब हमने प्लेट टेक्टोनिक किया। तो मींस कि आपके ओशन के अंदर अलग अलग जगहों से सेडिमेंट्स आ रहे हैं, आपके ओशन के अंदर अलग अलग टाइप का सेडिमेंट आ रहा है, तो इसलिए अब बहुत ज्यादा और अलग अलग साइज का जा रहा है, अलग अलग सोर्स से जा रहा है। तो अब हम क्राइटेरिया क्या रखें कि मरीन सेडिमेंट को जब स्टडी पर्पज से पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें, तो उसको स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी था। तो उसको जब हमने स्ट्रक्चर किया, जो बेस्ट वे आउट निकला, एक लोकेशन के बेसिस पे देखते हैं। देखो जो मरीन के अंदर सेडिमेंट्स है ना, मेजरली ये जो सेडिमेंट आते हैं ये नदियों के द्वारा आते हैं। तो नदियां जनरली कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे डिपॉजिट करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर मरीन सेडिमेंट देखें तो जो शैलो वाटर होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, इसको मैंने पहले भी बताया था जीएस में, इसको बोला जाता है नैरेटिक। नैरेटिक को एन से याद करो, एन फॉर नियर, एन फॉर नैरेटिक मींस दोज एरियाज विच आर नियर टू लैंड मास, उनको बोला जाता है नैरेटिक। इसको अगर बायो किंगडम के दृष्टिकोण से देखें तो इसको बोला जाता है नैरेटिक प्रोविंस। मींस ऐसा प्रोविंस जो बिल्कुल लैंड के पास में है, कॉन्टिनेंट के पास में है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वो हिस्सा जो नियर टू द लैंड है। और इस तरह के प्रोविंस में जो मरीन ऑर्गेनिज्म दोनों प्रकार के हो गए, चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फौना है, ये दोनों ही प्रकार के मरीन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट होंगे। किससे डिफरेंट होंगे? रिलेटिवली उन ऑर्गेनिज्म से जो ओपन सी के अंदर हैं। इन ऑर्गेनिज्म, इस एरिया को बोला जाता है पैलेजिक। पैलेजिक मतलब होता है ओपन सी। अभी इन दोनों में बताऊंगा। यह है ओपन सी। नैरेटिक का मतलब होता है नियर टू द लैंड मास, मींस कोस्टल टाइप से, कोस्टल एरियाज के पास वाला। तो ये दो तरह के प्रोविंस है। प्रोविंस का मतलब है जिसमें एनिमल रह रहे हैं, मरीन एनिमल, और जिसके अंदर प्लांट्स रहते हैं। तो अब इनको समझिए कि किस तरह से ये है। तो जो पैलेजिक है, अब नैरेटिक में देखिए, क्योंकि यहां नदियां आ रही हैं, लैंड से कनेक्टिविटी है, यहाँ पे बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड आ रहा है, या यहाँ जो सेडिमेंट भी आ रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन है। तो ऐसे सेडिमेंट हमेशा प्लांट को या प्लैंक्टन्स को ग्रोथ देंगे। कौन से प्लैंक्टन्स को? फाइटोप्लैंक्टन्स को ग्रोथ देंगे, फोटोसिंथेसिस वाले। क्यों? क्योंकि उनको फूड बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि यहाँ प्लैंक्टन्स अबंडेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है यहाँ पे क्या होंगी, फिशेज अबंडेंट होगी, और यही तो वो एरियाज हैं जहां कोरल्स भी होते हैं। तो मींस नैरेटिक प्रोविंस में लाइफ बहुत वाइब्रेंट है, चाहे वो प्लांट लाइफ है चाहे वो एनिमल लाइफ है।
तो नेरेटिक प्रोविंस में जो एनिमल भी होंगे, जो फिशेस भी होगी, इसमें जैसे ग्रासलैंड का मैंने एग्जांपल लिया था कि ग्रासलैंड में मल्टीपल लेयर के ऊपर ऑर्गेनिज्म हैं, कि ग्रासेस हैं तो हर्बीवोर है तो कार्निवोर है, एक और फूड चेन बननी, तो फूड चेन बहुत अच्छी बनेगी। फूड चेन वाइब्रेंट होंगी तो मरीन ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होंगे, छोटी फिश होगी उसको खाने वाली, बड़ी होगी उससे भी बड़ी फिश होगी, तो 3 कैटेगरीज की फिशेस होंगी। तो मींस यहीं पे, इसलिए जब ये फिशेस मरेंगी तो इनके जो स्केल्टन्स हैं, जो इनके बोन्स हैं, वो सब यहीं डिपॉजिट हो गए। तो मींस यहाँ पे सेडिमेंट्स का जो थिकनेस है, जो गिरने वाले सेडिमेंट है वो भी ज्यादा होंगे, क्योंकि एक तो जमीन से आ रहे, नदियों से आ रहे, दूसरा वाइब्रेंट मरीन लाइफ होने की वजह से यहाँ पे और मरीन सेडिमेंट भी गिर रहे हैं। तो मींस यहाँ पे थिकनेस ऑफ मरीन सेडिमेंट विल बी मोर। जैसे जैसे आप दूर चले जाओगे, अब यहाँ पे ओपन सी है तो न्यूट्रिशन भी नहीं आ रहा, न्यूट्रिशन नहीं आ रहा तो बहुत सारे प्लैंक्टन्स भी नहीं है, प्लैंक्टन्स नहीं है तो फिशेस भी नहीं है। तो एक तो जमीन से आने वाला सेडिमेंट भी घट गया, दूसरा है मरीन लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं है। तो मींस यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा धीरे धीरे ओवर द टाइम ये डिपोजिशन थिन होगा, कम होगा। यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा शेल्फ के ऊपर, ये थिक डिपोजिशन होगा। तो मरीन डिपोजिशन 2 टाइप का है। ओपन सी में मरीन डिपोजिशन कम है, क्यों? क्योंकि जमीन से, अर्थ से आने वाला सेडिमेंट कम है, प्लैंक्टन्स कम है, तो ना मरीन लाइफ बहुत वाइब्रेंट है, ना लैंड से आने वाला सेडिमेंट ज्यादा है। तो ये 2 टाइप के मरीन सेडिमेंट को समझो। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम ये देख लेते हैं मरीन सेडिमेंट क्या ओपन सी ओशनिक के ऊपर है, या मरीन सेडिमेंट नैरेटिक नियर टू दी सी है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे है। तो 2 टाइप का मरीन सेडिमेंट हो जाता है। दूसरा है, अब हम देखते हैं अगर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम देखें मरीन सेडिमेंट को, कि उत्पत्ति कहां से हो रही मरीन सेडिमेंट की, तो टेरेजीनियस लैंड से उत्पत्ति हो रही है। लैंड से क्या, कि विंड की फॉर्मेट में मरीन सेडिमेंट जा रहा हो, रिवर की फॉर्मेट में मरीन सेडिमेंट जा रहे हैं। क्या बायोजीनस मींस जो ऑर्गेनिज्म समुद्र के अंदर रहते हैं वो कारण बनते हैं सेडिमेंट का। ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हैं, या तो वो प्लांट है या तो वो एनिमल है। एनिमल में भी या वो बड़े एनिमल हैं मैक्रो हैं, या वो माइक्रो हैं। 2 टाइप के मरीन ऑर्गेनिज्म है। जैसे ओपन सी के अंदर हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, क्योंकि मैंने बताया ओपन सी में बड़े फिशेस वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि उतनी अच्छी फूड चेन डेवलप नहीं हो पाई। तो यहां माइक्रो मरीन सेडिमेंट्स हैं। लेकिन क्लोज टू दी सी या क्लोज टू दी कोस्टल एरियाज जो एनिमल्स हैं वो मैक्रो एनिमल्स हैं, जैसे बड़ी फिश, वेल है ना, शार्क हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये बड़ी मछलियां हैं। ये बड़ी मछलियां हमेशा कोस्टल एरियाज के पास में ज्यादा होंगी, तो मैक्रो मरीन ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उस पे मलबा, उस पे सेडिमेंट की थिकनेस भी ज्यादा होगी। क्लियर? एक हम सोर्स ऑफ मरीन सेडिमेंट बोलते हैं कॉस्मोजीनस। कॉस्मो मींस, मैंने आपको बताया जैसे मेटेओराइट्स होते हैं, मेटेओराइट्स बर्न आउट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, मैक्सिमम मेटेओर्स बर्न आउट हो जाते हैं, उनमें से जो बचे कुचे हैं वो समुद्र में गिरते हैं या जमीन पे गिरेंगे। समुद्र में गिरने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि लैंड अर्थ के ऊपर 71% तो वाटर है। तो अगर कोई मेटेओराइट पूरा बर्न नहीं भी हुआ और वो गिरेगा तो उसकी ज्यादा संभावना गिरने की पानी में होगी। ऑलराइट, दूसरी बात, जो मिटियोर्स हैं, जल भी गया तो उसकी जो डस्ट है वो भी गिरती रहती है अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर, तो जो डस्ट है ये भी गिरेगी आपके समुद्र के ऊपर। तो वो भी एक सोर्स ऑफ मरीन सेडिमेंट है। हाँ, मात्रा 1% से भी कम है इसकी, कम है, लेकिन है तो सही। एक है हाइड्रोजिनस मरीन सेडिमेंट। समझो, कोई रिएक्शंस होती हैं, हम लोगों ने केमिस्ट्री लैब में रिएक्शंस करी हैं। रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद रेजिड्यू भी बचता है। जब रेजिड्यू बचेगा तो रेजिड्यू कहां जाएगा? ये मलबे की तरह आपके ओशन के फ्लोर में गिर जाएगा। तो जो भी वाटर के अंदर रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन से जहां जहां रेजिड्यू बचेगा वो रेजिड्यू डाउनपोर होता है फ्लोर के ऊपर। मात्रा बहुत अधिक नहीं है, कॉस्मोजीनस हाइड्रोजीनस दोनों मिला के 1% के आसपास ही है। मेजॉरिटी टेरेजीनस डिपॉजिट और बायोजीनस डिपॉजिट से ही आपके जो ओशन के फ्लोर हैं वो भरे हुए हैं। जो सेडिमेंट है वो मेजरली यहीं से निकल के आता है। टेरेजीनस का एक और है कि अगर भाई अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया या कोस्टल एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, उससे भी जो मैग्मा और सेडिमेंट्स आए वो भी टेरेजीनस डिपॉजिट का ही एक एग्जांपल है। टेरेस्ट्रियल, वहां से ये वर्ड निकल के आया है। तो मरीन सेडिमेंट के अलग अलग सोर्स हैं। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा वाइब्रेंट सोर्स है, जो जिसके बारे में जानना होता है, वो है बायोजीनस सोर्स। देखिए,
अब ऑन दी बेसिस ऑफ साइज अगर मैंने बोला ग्रेवल बड़ा होता है, मड उससे छोटा होता है, मड सैंडी है कि कैसा है, ऐसे ही इस तरह के एक पूरा चार्ट बनता है जिसके बेसिस में हम ऑन दी बेसिस ऑफ मरीन डिपॉजिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब इन मरीन डिपॉजिट का एक ये डायग्राम है, अच्छा डायग्राम है, मैंने आपके नोट्स में भी डाला हुआ है। इसमें कहता है जैसे ये जो रेड कलर का कोस्टल एरियाज हैं, जनरली रेड कलर से बिल्कुल लैंड के साथ वाले एरियाज हैं। रेड कलर कौन सा है? टेरिजीनियस डिपॉजिट को डिपिक्ट कर रहा है कि जो भी कोस्टल एरियाज होंगे वहां पे हमेशा लैंड से आने वाला सेडिमेंट कंपैरेटिवली बायोजिनस, दो ही मेन है, टेरिजीनियस, बायोजिनस। तो टेरिजीनियस डोमिनेट कर जाता है कोस्टल एरियाज में। लेकिन जैसे जैसे आप ओपन सी में जाना शुरू होते हो आप देखोगे क्लेई, क्लेई होता है बहुत बारीक सेडिमेंट, तो ये क्लेई की मात्रा बढ़ती है, लेकिन ये ओपन सी में होता है क्योंकि बारीक कण नदी से या कहीं से भी दूर वाटर में सस्पेंडेड जा सकता है, तो दूर जाके डिपॉजिट होगा। दूसरा, अब जो बायोजिनस होता है, देखो बायोजिनस के दो वेरिएंट होते हैं। बायोजिनस के अगर पहले वेरिएंट देख लेते फिर उस पिक्चर में आते हैं। बायोजिनस मींस जो मरीन ऑर्गेनिज्म है उनके मरने के बाद जो उनके अवशेष हैं वो बायोजिनस सेडिमेंट बनते हैं। ये जो मरीन ऑर्गेनिज्म है ये दो प्रकार के हैं। या तो मरीन ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है, बड़ी मछलियां हैं, ये बड़ी मछलियां मैंने आपको पहले ही बताया नेरेटिक, नियर टू द कोस्ट ही रहेंगी, ये शेल्फ पे मिलते हैं। इनके जो अवशेष हैं वो शेल्फ पे मिलेंगे। इनके अवशेष से पेट्रोलियम का बनना, कैल्शियम का बनना, सेडिमेंट्री रॉक्स का बनना इनके अवशेष से बनेगा। दूसरी तरफ जो ओपन सी है, ओपन सी में हमेशा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो छोटा ऑर्गेनिज्म होगा क्योंकि बड़े ऑर्गेनिज्म जितना खाना ओपन सी में नहीं होता। तो ओपन सी में ओपन माइक्रो पैलेजिक बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओपन सी में रहेगा, पैलेजिक है। अब ये जो बड़ा छोटा ऑर्गेनिज्म है इसके दो वेरिएंट है। इस ऑर्गेनिज्म में जो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म है जिनके बाहर शेल होता है, SHELL शेल होता है। ये शेल दो चीजों से बनता है, या ये सिलिका से बनेगा या ये कैल्शियम से बनेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जैसे मैंने, आप समझो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में सेम ऑर्गेनिज्म तो नहीं रहता, ऐसे ही वाटर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि ट्रॉपिकल एरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा और टेम्परेट एरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा। एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। जैसा ऑर्गेनिज्म जहां रहेगा वहीं मर जाएगा, वहीं उसका डिपोजिशन होगा। तो वहां के समुद्र में जिस प्रकार का ऑर्गेनिज्म जी रहा होगा उसी प्रकार का उसका सेडिमेंट भी होगा। तो मींस सिलिका के भी बाकी दो वेरिएंट है, ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके दो वेरिएंट है, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम के दो वेरिएंट है, आपके नोट्स में दिए। इन वेरिएंट के डिपोजिशन से मरीन का सेडिमेंट भरा होता है। हाँ, थिकनेस ज्यादा नहीं होती, मैंने पहले भी बताया था ओपन सी में, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत टाइनी है, जब ये मर जाएंगे इनका डिपोजिशन भी हो रहा होगा तो वो बहुत बड़े वॉल्यूम में नहीं होगा, बहुत छोटा डिपोजिशन होगा। इसीलिए मैंने बोला था थिकनेस ऑफ द मरीन सेडिमेंट ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ मरीन सेडिमेंट ओवर द ओपन सी और द सी बॉटम, वो वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आप देखोगे जो सिलिका वाले ऑर्गेनिज्म है ये कोल्ड वाटर पे रहते हैं, इसलिए जो सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ओशन है यहां पे सिलिका वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, तो यहां का जो सेडिमेंट होगा तो उसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा है। जो कार्बोनेट है, कैल्शियम जिसके अंदर है, वो वार्म वाटर का ऑर्गेनिज्म होगा और वो इन जगहों पे रहेगा। ये दो में डिफरेंस आता है, ऑलराइट। और डिफरेंस डेप्थ का भी होता है, सिलिका वाला ग्रेटर डेप्थ में मिल जाता है। तो ग्रेटर डेप्थ जहां जहां होगी, डीप सी प्लेन होंगे, वहां पे सिलिका वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैल्शियम वाटर में घुल जाता है, सिलिका नहीं घुलता, तो मींस डीप वाटर तक जाते जाते सिलिका कैल्शियम पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए ये हमेशा शैलो वाटर में ही मिलेंगे। तो शैलो वाटर कहां होता है आपको पता है, मिड ओशनिक रिजेस जहां जहां पे होंगी वहां पे शैलो वाटर होगा, क्योंकि रिजेस की गहराई नहीं होती, ठीक है। वॉल्केनिक आइलैंड है, वहां पे कार्बोनेट ऊज का मतलब होता है कीचड़। तो ये जब ऑर्गेनिज्म टाइनी है, मर जाते हैं, तो इनके मरने के बाद जो सेडिमेंट इकट्ठे होते हैं, कीचड़ क्या होती है, बारीक होती है, चिपचिपी होती है, ऐसे ऊज की फॉर्मेट में इनका सेडिमेंट होता है। ओपन सी में जो पैलेजिक ऑर्गेनिज्म, पैलेजिक मतलब ओपन सी, ओपन सी में जो पैलेजिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मरने के बाद जो इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं ऊज। ऊज इज लाइक अ कीचड़, इट इज लाइक अ मड, तो ऊज बोला जाता है, बायोजिनस ऊज, कि बायो ऑर्गेनिज्म से मर के बनने वाली कीचड़, बायोजिनस ऊज बोला जाता है। ऑलराइट, तो ये एक नया टॉपिक है जो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते, मरीन सेडिमेंट।
क्लियर? तो सिंपल है, मरीन सेडिमेंट को हम ऑन द बेसिस ऑफ मरीन कहां से आ रहा है, वो टेरिजीनियस, ब्रॉडली वैसे तो 4 कैटेगरीज है लेकिन मेजॉरिटी है बायोजीनियस और टेरिजीनियस। टेरिजीनियस 55% मरीन सेडिमेंट जो है टेरिजीनियस होता है, 45% तकरीबन 45% बायोजीनस होता है। बायोजीनस दो प्रकार के कि जो ऑर्गेनिज्म है वो शैलो वाटर है कि डीप वाटर है। शैलो वाटर मींस कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, डीप वाटर मींस ओपन सी है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मैक्रो बायो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैक्रो बड़े। जो माइक्रो होते हैं वो ओपन सी में होते हैं। माइक्रो के भी दो वेरिएंट है जो मेरे सामने। क्या ऑर्गेनिज्म कैल्शियम का बना है या सिलिका का बना है? सिलिका कोल्ड वाटर में होता है, डीप वाटर में होता है। कैल्शियम शैलो वाटर में होता है कंपैरेटिवली, और वार्म वाटर में होता है। तो इनके वेरिएंट पे वेरिएंट, तो ये फ्लो चार्ट आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे मरीन सेडिमेंट को कैटेगराइज किया जाता है। अब देखो इनके जो स्केल्टन्स हैं, जो इनकी बोन्स हैं, जो इनके टीथ हैं, वो डिपॉजिट हो रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, और विंड ब्लो करके भी ले आती है मरीन सेडिमेंट को और दूर तक, जिसको हम बोलते हैं कि क्ले की फॉर्मेट में भी मिलते हैं लेकिन डीप सी प्लेन में। ठीक, ये देखिए ये कैसे, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो विंड लेकर आ रही डस्ट को वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बहुत दूर तक क्ले ही उड़ के जाएगी, बड़ा पार्टिकल नहीं जाएगा। और यहाँ पे कोल्ड ओपन सी में या तो सिलिका का ऑर्गेनिज्म होगा या कैल्शियम वाला ऑर्गेनिज्म होगा। कैल्शियम वाला ऑर्गेनिज्म के लिए इन्होंने लिखा कि ये वार्म वाटर में होता है, हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिलिका वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है ये कोल्ड वाटर में होता है। मोर ओवर सिलिका वाटर वाला जो है ऑर्गेनिज्म ये डीप वाटर में भी पाया जाता है। जो कैलकेरिया वाला ऑर्गेनिज्म है ये जनरली शैलो वाटर का ऑर्गेनिज्म है। तो दोनों के लिए अलग अलग जीने के लिए कंडीशन है, इसलिए इनका जो डिपोजिशन है वो अलग अलग जगहों पर ही होगा। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट मरीन सेडिमेंट। बिल्कुल सिंपल सा सरल सा स्ट्रेट टॉपिक है। अब इन मरीन सेडिमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ऑप्शनल लेवल हम सिग्निफिकेंस भी पढ़ते हैं। देखो 5 नंबर का सवाल है, सिग्निफिकेंस लिखोगे तो अच्छा रहेगा। जनरली कोई लिखता नहीं है, पढ़ा नहीं होता किसी ने। मरीन सेडिमेंट जनरली आम टॉपिक भी नहीं है, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं किताबों में। ऑलराइट, तो अब इनके सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप देखो, आप याद करो जीएस में भी हमने पढ़ा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या बोला उन्होंने कहा जब हमने सेडिमेंट की स्टडी करी तो हमने थिकनेस अलग अलग पाई। इस थिकनेस के बेसिस पे हमने देखा जब जब हम मिड ओशनिक रिज से दूर जाते हैं तो थिकनेस मोटे हो जाते हैं, सेडिमेंट की थिकनेस बढ़ती है, और मिड ओशनिक रिज के बाद थिकनेस की सेडिमेंट की थिकनेस घटती है। इससे हमने पता लगाया कि जो ओशन के फ्लोर का सेंटर वाला पार्ट है, मिड ओशनिक रिज बन रही है, ये ओशनिक रिज आज बनी है क्योंकि इसके ऊपर कैल्शियम जो डिपोजिशन है सेडिमेंट का वो कम है। तो मींस आपने सेडिमेंट की थिकनेस की स्टडी से पता लगाया व्हाट इज द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, कि कौन कब बना। तो आपको क्रोनोलॉजी पता चल गई इवेंट की, तो आपको पता चला जो मिड ओशनिक रिज है ये आज बनी है। क्योंकि ये आज बनी है, इसके ऊपर कैसे पता चला आज बनी है, क्योंकि सेडिमेंट की थिकनेस से हमने ये आइडिया लगाया ये ओशनिक रिज लास्ट में बनी है। जैसे जैसे ओशनिक रिज से दूर जाओगे एज ऑफ द रॉक्स विल इंक्रीज, और कैसे पता चला, दूसरा थिकनेस ऑफ द सेडिमेंट विल इंक्रीज। सिंपल। तो ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पिरोने का काम किया इन सेडिमेंट ने, इसलिए इनको बोला जाता है दीज आर द रेपोजिटरी ऑफ टेक्टोनिक हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, रेपोजिटरी ऑफ टेक्टोनिक। ऑलराइट, मरीन सेडिमेंट से और देखो क्या पता चला। एक पता चला पैलियोमैग्नेटिज्म, पैलियो मींस ओल्ड मैग्नेटिज्म, ये भी हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पढ़ा था। कैसे, जब भी वुल्केनिज्म हुआ तो वुल्केनिज्म होने पे मैंने बोला था ना कि वॉल्केनो से भी हमारे वॉल्केनो के अंदर से भी हमारे बहुत सारे सेडिमेंट्स निकलते हैं। वो सेडिमेंट क्या है, उन्हीं सेडिमेंट से रेड क्ले बनती है, क्योंकि वॉल्केनो निकल रहा है तो उसके साथ आयरन निकलता है, आयरन से रेड क्ले बन जाती है। कि उसकी जब भी, जैसे आपको मैंने इंडिया में एग्जांपल दिया था, जो बसाल्टिक रॉक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है, जब उनकी विदरिंग होगी, इरोजन होगा, तो उनसे जो सॉइल बनेगी क्लेई सॉइल बनेगी। तो ब्लैक इज अ क्लेई सॉइल, क्यों? क्योंकि वो बसाल्ट से बनी है। ऐसे ही समुद्र के नीचे मिड ओशनिक रिज का जब भी विदरिंग होगी, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट होगा, तो लाल रंग की विदरिंग मटेरियल बनेगा। मोर ओवर जो पार्टिकल साइज होगा वो बारीक होगा, क्योंकि बसाल्टिक रॉक से क्ले बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो मींस कि रेड क्ले बनेगी डीप ओशन फ्लोर में, जहां जहां पे मिड ओशनिक रिजेस है, चाहे वो मिड अटलांटिक रिज है, मिड इंडियन ओशन है, या सदर्न ओशन के अंदर बनी हुई रिजेस है।
ठीक, तो यहाँ पे हमने पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब है जब भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और उसमें से लावा निकला, उस लावा, वो रॉक है, रॉक की फॉर्मेट में अरेंज हो गया, वो सेडिमेंट है आज की डेट में। उन सेडिमेंट की हिस्ट्री से हमें पता चला उस टाइम का मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने बताया ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है। जो आज मैग्नेटिक नॉर्थ है, कई साल पहले वो मैग्नेटिक साउथ हुआ करता था। तो इस तरह से हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल भी चेंज होता है। तो इस सब की हिस्ट्री जो रखी हुई है संभाल के, वो रखी हुई है इन मरीन सेडिमेंट्स के अंदर। तो इससे हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म भी पता चलता है कि पुराने टाइम में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा था। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया मरीन सेडिमेंट्स ने। तो इसलिए मरीन सेडिमेंट इंपॉर्टेंट है। मरीन सेडिमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, पैलियोमैग्नेटिज्म के अलावा अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं, प्लेट टेक्टोनिक की हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। ये बताते हैं कि पहले क्लाइमेट कैसा रहा था। कैसे? क्योंकि आपका जिस प्रकार का, देखो क्लाइमेट को मैंने जब भी समझा था, क्लाइमेट से नेचुरल वेजिटेशन आती है, क्लाइमेट से ऑर्गेनिज्म आता है। ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमारा फौना है, जानवर है, एनिमल है। तो मींस क्लाइमेट बदलेगा, ऑर्गेनिज्म बदलेगा। ऑर्गेनिज्म बदला तो समुद्र में जो सेडिमेंटेशन हुआ, उसके जो अवशेष बचे वो भी बदल गए। तो अवशेष बदल गए तो मींस हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे अगर ये ट्रॉपिकल टेम्परेट वाटर में ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म के अवशेष मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कभी ना कभी यहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंट था। तो क्लाइमेट के बारे में भी पता चलता है मरीन सेडिमेंट से, कि आपको पेलियो क्लाइमेटिक फीचर पता चलते हैं सेडिमेंट से। दो ही हो सकते हैं, या तो वो समुंदर पहले किसी और क्लाइमेट में था, या क्लाइमेट वहां पे चेंज हो गया। ठीक है, तो हमें पेलियो क्लाइमेट के बारे में भी मरीन सेडिमेंट से ही पता चलता है। मोर ओवर, किस तरह से मरीन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, उनके जब अवशेषों की परतों को खोला जाएगा तो अलग अलग लेयर पे अलग अलग टाइप के मरीन ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो उससे भी पता चलेगा कि कैसे एवोल्यूशन हो रहा था मरीन ऑर्गेनिज्म का। नीचे वाला ऑर्गेनिज्म ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म से अलग था। तो एवोल्यूशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट ऑफ अर्थ, ये सब कुछ पता चलता है हमें मरीन सेडिमेंट से। ये सिग्निफिकेंस है। देखो क्वेश्चन मैंने बोला था 5 नंबर का आ सकता है। नए फॉर्मेट में पेपर बनाया तो इन्होंने 20 नंबर का जैसा क्वेश्चन आ रहा है ना, हो सकता है इसको 10-10 मार्क्स में डिवाइड कर दें हम, कि 10-10 मार्क्स में पूछ लिया जाए। तो मींस कि पेपर लगातार बदलता हुआ जा रहा है। तो अगर 10 नंबर में भी मरीन सेडिमेंट पूछा जा सकता है, 20 लायक कंटेंट इसमें नहीं होता जनरली। ठीक, तो ये था, इट वाज ऑल अबाउट मरीन सेडिमेंट्स। ऑलराइट, चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है कोरल्स के बारे में। पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कोरल की। देखो कोरल एक जेनरिक टर्म है। कोरल से रिलेटेड कई सारे टर्मिनोलॉजी है। पहले मैं टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि जब भी कोरल, मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ा तो मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि टीचर अलग ढंग से पढ़ाते थे, नोट्स अलग लिखा हुआ है, क्वेश्चन अलग आ रहा है, कोरल एग्जैक्टली क्या है। तो ओवर लेटर ऑन आई हैव रियलाइज कि कोरल एक जेनरिक टर्म है। इसकी निटिग्रिटीज मैंने पढ़ी तो मैंने जाना, कोरल को पहले समझो। मैंने थोड़ा सा जीएस में भी बताया, एक छोटे से मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये चींटी जितने, एंट जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको बोला जाता है कोरल पॉलिप्स। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कोरल पॉलिप्स की एक खासियत होती है, दीज आर लाइम सीक्रेटिंग, कि इनका बाई प्रोडक्ट होता है, ये अपने रहने के लिए घर की व्यवस्था करते हैं। घर की व्यवस्था करने के लिए ये लाइम को इजेक्ट करते हैं, सीक्रेट करते हैं। ये लाइम को सीक्रेट करते हुए बड़े सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं कॉलोनी में। जैसे चींटियां कैसे रहती हैं, एक साथ कॉलोनीज में रहती है, दीमक कॉलोनीज में रहती है। तो अपने आसपास रहने के लिए एक एक कैल्शियम का माउंड बना लेती है, माउंड या स्ट्रक्चर बना लेती है कैल्शियम का। इसको टेक्निकल परिभाषा में बोला जाता है, ये एक्सो स्केल्टन बना लेती हैं अपने आसपास कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम सीक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये कोरल पॉलिप्स इसके अंदर रहते हैं, बाहर इन्होंने एक पत्थर जैसा सब्सटेंस बना दिया जिसके अंदर ये रहते हैं। ये जो सब्सटेंस है पत्थर जैसा, इसको भी कोरल बोल देते हैं। इन कोरल पॉलिप्स को भी कोरल बोल देते हैं। जब ये बहुत सारे पत्थर मिलके बन जाते हैं जो कई किलोमीटर में फैले हुए हैं, इन सबको मिलके भी कोरल बोल देते हैं। वैसे इन सारे पत्थरों को जब बड़े स्ट्रक्चर बन जाएगा,
एक पूरा लैंडफॉर्म बन जाएगा मरीन के अंदर, तब इसको क्या बोला जाएगा, कोरल रीफ। तो रीफ इज अ बिग प्लेटफॉर्म। कोरल्स जो हैं जनरली हमें क्या पढ़ा जाता है जीएस में, मैंने खुद पढ़ा है कि आपके ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोरल्स दुनिया में कहीं भी पाए जा सकते हैं, सलाइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, हाइपर सलाइन में भी पाए जा सकते हैं, नियर फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, या कोल्ड वाटर में भी पाए जाते हैं। लेकिन वहां पे पाए जाना मींस एक या दो कोरल होना या करोड़ों की तादाद में कोरल होना, ये डिफरेंस है कि वहां पे सरवाइव तो कर सकते हैं लेकिन एज अ कॉलोनाइज नहीं कर सकते, दोनों में फर्क है। मींस एक कोरल अकेला जाके किसी कोल्ड वाटर में बैठ के जी भी जाता है, लेकिन क्या लाखों जी जाएंगे, नहीं आवश्यक है। इसलिए रीफ क्रिएशन, रीफ मींस बड़ा लैंडफॉर्म क्रिएट करने के लिए करोड़ों कोरल्स चाहिए, कोरल मींस कोरल पॉलिप्स चाहिए। तो इन करोड़ों कोरल पॉलिप्स से एक रीफ तैयार होती है। रीफ इज अ फीचर ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, क्योंकि जो बहुत सारे कोरल्स का सर्वाइवल है वो ट्रॉपिकल में संभव है। एक दो चार कोरल तो कोल्ड वाटर में, हाइपर सलाइन वाटर में, ज्यादा डीप वाटर में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनकी तादाद, उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन बहुत अधिक नहीं होगी। तो कोरल रीफ आर दी कोरल प्लेटफॉर्म्स या कोरल लैंडफॉर्म्स मेड बाय थाउजेंड एंड करोड्स ऑफ कोरल पॉलिप्स। दिस इज सिंपल। अब जब ये कोरल पॉलिप्स रहे, इन्होंने अपने घर, एक रहने के लिए घर बनाया पत्थर जैसा, और उसके अंदर रहते हैं। इस घर पे आके एक एल्गाई बैठ जाती है, एक काई आके बैठ जाती है जिसका नाम है जूजेंथला। ये एक कलरफुल ऑर्गेनिज्म है, कलरफुल काई है। जैसे हम कौन सी काई देखते हैं, एल्गाई देखते हैं ग्रीन कलर का, मान लो ये रेड कलर का है, येलो कलर का है, ब्लू कलर का, तो बड़ा अच्छा लैंडस्केप। एक पत्थर का, सफेद पत्थर, कैल्शियम इज व्हाइट इन कलर, तो सफेद पत्थर सा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, उसकी आसपास ऐसा लग रहा है किसी ने येलो कलर का पेंट कर दिया, क्योंकि उसके आसपास एक येलो कलर का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं जूजेंथला। ये जूजेंथला क्योंकि एक टाइप की एल्गाई है, एल्गाई को चाहिए फोटोसिंथेसिस, तो ये वहीं पे संभव है जहां पे सनलाइट है, तो इट नीड्स फोटिक जोन, मींस जहां पे सनलाइट पहुंच सकती है। आपने जीएस में ओशियानोग्राफी मेरे साथ किया है, मैंने बताया था सनलाइट मैक्सिमम 200 मीटर तक पेनिट्रेट करती है, 200 मीटर तक तो पेनिट्रेट करती है। सनलाइट की इफेक्टिवनेस जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो वो 60 से 70 मीटर मैक्सिमम हो सकती है, 60 से 70 मीटर, इसके बाद फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। मींस ये जो एल्गाई है, जो जूजेंथला है, ये इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। तो मींस अगर किसी कोरल ने इस डेप्थ की रेंज में बनाया हो अपना एक्सोस्केलेटन, वहीं पे जाके जूजेंथला जमेगा। जब जूजेंथला यहाँ पे जाके सेटल होगा तभी कोरल पॉलिप को रहने के लिए सहूलियत मिलेगी, क्योंकि जूजेंथला इसको खाने के लिए देता है फूड। ये एक एल्गाई है जो उसको फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि फूड किस फॉर्मेट में, इस एल्गाई का जो वेस्ट है वो इसके लिए फूड है। बदले में कोरल पॉलिप इसको रहने के लिए देते हैं घर। तो ये जो जूजेंथला है, जो एल्गाई है, ये देता है फूड कोरल पॉलिप को, कोरल पॉलिप देते हैं इसको रहने के लिए शेल्टर। इस टू वे रिलेशनशिप को, जिसमें बोथ दी स्पीशीज गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ ईच अदर, both are at the win-win situation, in the win-win situation, this type of arrangement is known as symbiotic relationship। symbiotic relationship हम जो बायो में पढ़ते हैं कई सारे प्रकार के होते हैं। पैरासाइटिक भी होता है, जैसे हमारे सर पे जून रहती है, पैरासाइट, एक को नुकसान हो रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है, जिनको फायदा हो रहा है, क्योंकि दैट पर्टिकुलर जू इज गेटिंग फूड आउट ऑफ मी, ठीक है। तो पैरासाइटिक रिलेशन एक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, विन विन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऑलराइट, तो इस तरह के अलग अलग रिलेशनशिप है। तो कोरल पॉलिप्स या कोरल्स लूज टर्म्स में इज इन दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दी जूजेंथला। तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है कोरल रीफ। अगर ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर की लेंथ में ये चीज फैली हुई है, इसको बोल देंगे हम कोरल रीफ। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, जैसे फ्रिंजिंग रीफ इंडिया के कोस्टल एरियाज में है, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल लैंड, ऐसे ही कोरल जो है अंडमान के आसपास, अंडमान जाओगे कोरल टूरिज्म देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप जाओगे कोरल टूरिज्म दिखाएंगे। लक्षद्वीप तो बने ही कोरल्स के ऊपर है, जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो इस तरह से हम कोरल्स को डिफाइन करते हैं। क्लियर। अब ये देखो, जो मैं कह रहा था कि कलरफुल ऑर्गेनिज्म है, अब ये वाइब्रेंट लाइफ को जन्म देते हैं। क्यों जी? अभी मैंने बोला कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एक तो ये फोटिक है,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा, एक तो ये फोटिक है, दूसरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहां पे सेडिमेंट्स आते हैं, सेडिमेंट्स मींस अच्छा फूड आता है। तीसरा, यहां पे रहने के लिए घर की भी व्यवस्था है, तो यहाँ पे एल्गाई आएगा, एल्गाई को कोरल्स खाएंगे, एल्गाई को फिशेस खाएंगी, तो एक पूरी मरीन लाइफ थ्राइव करती है। इसलिए कोरल रीफ में इतनी डाइवर्सिटी ऑफ फिशेस, ऑर्गेनिज्म, प्लांट, मरीन प्लांट्स रहते हैं कि इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे ही कोरल रीफ के अंदर भी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इस तरह के ये जो सुंदर स्ट्रक्चर बने हुए हैं डी शैलो वाटर के अंदर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर, इनको कोरल रीफ बोला जाता है। ट्रॉपिकल वाटर का फिनोमिना है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिन पे कोरल रीफ सरवाइव कर सकती है। हर जगह मैंने बोला कोरल रीफ नहीं बनती, कोरल सरवाइव कर सकता है, रीफ के लिए करोड़ों कोरल पॉलिप चाहिए, वो नहीं रह सकते। तो सबसे पहली कंडीशन है कोरल और जूजेंथला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो जूजेंथला इज अ एल्गाई फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, इसको जीने के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट के लिए इसे फोटिक जोन चाहिए। अब फोटिक जोन ओपन सी में तो नहीं होता, जनरली जो डेप्थ होती है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कम है, तो कोरल पॉलिप्स या आपका एल्गाई जनरली कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही रहेगा। ये रह सकता है ओपन सी में अगर वहां पे कोई वॉल्केनो फटा हो और उसकी वजह से आप देखेंगे, इफ दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, वॉल्केनो फटा हो तो उस वॉल्केनो की वजह से, वोल्केनिज्म होने की वजह से एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाएगा और ये लैंडफॉर्म जनरली फोटिक जोन तक पहुंच जाएगा, या कोई एक ऐसा अरेंजमेंट हो गया। इसमें ठीक, तो इस आइलैंड के आसपास भी कोरल्स बैठने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये फोटिक जोन में आ गया, तो वी नीड अ सबमरीन प्लेटफॉर्म फॉर द क्रिएशन ऑफ कोरल, क्योंकि फोटिक जोन होना जरूरी है। मोर ओवर, मैंने आपको जीएस में भी बोला था कि आप कोरल्स की कभी भी शक्ल देखोगे तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स से क्या होता है, एक पत्थर है कोरल जो इन्होंने क्रिएट किया एक्सोस्केलेटन, इस पत्थर में वो अपने लिए छोटे छोटे पोर्स ओपन छोड़ देते हैं। उन पोर्स से कोरल पॉलिप जो उसके अंदर बैठा हुआ है उस तक खाना आता है, पानी आता है ना, तो इस तरह से वो एक्सचेंज करता रहता है फूड का, वाटर का। तो अगर कोई भी सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे पानी में तो उनके जो पत्थर में सांस लेने की जगह है, पोर्स बने, वो चोक हो जाएंगे। क्योंकि वो चोक हो जाएंगे तो कोरल पॉलिप्स के लिए जो फूड का ट्रांजिशन हो रहा था लगातार, वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए सेडिमेंट फ्री वाटर ही चाहिए। इसलिए कोरल्स आर एब्सेंट ऑन द माउथ ऑफ रिवर्स, जहां जहां पे डेल्टा फॉर्मेशन होगा वहां कोरल्स गायब हो जाएंगे क्योंकि सेडिमेंट्स बहुत होते हैं। दूसरा, इनको सैलिनिटी को लेके एक कंस्ट्रेन है कि ये ना तो हाइपर सैलाइन वाटर में मिलते हैं ना तो ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे। इनकी सैलिनिटी की रेंज है 25 पर 1000 से लेके 35 पर 1000, 25 to 35 पर 1000 के बीच में ही वेरी करेंगे। इनको टेम्परेचर को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ट्रॉपिकल एरियाज में ही रहते हैं, ज्यादा गर्म पानी में मर जाते हैं। इसलिए मैंने जब बताया था एल नीनो के टाइम पे हमेशा कोरल ब्लीचिंग होती है पेरू में, क्योंकि एल नीनो कब आता है, जब पेरू में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है पेरू के कोस्ट में। जब जब पेरू के कोस्ट में गर्म पानी इकट्ठा होगा तब तक वहां पे कोरल की ब्लीचिंग होगी। बहुत इंटेंस कोरल की ब्लीचिंग 1997 में हुई जब वन ऑफ द बिगेस्ट एल नीनो ईयर आया था। ठीक, तो और ये कोल्ड वाटर में भी नहीं रह सकते, ठंडे पानी में, टेम्परेट एरिया में भी मिसिंग है। तो मींस सैलिनिटी को लेके भी सेंसिटिव है, ये टेम्परेचर को लेके सेंसिटिव है, ये डेप्थ को लेके सेंसिटिव है। फोटिक जोन डीप वाटर नहीं मिलेंगे, ठीक, ये सेडिमेंट फ्री पानी में ही मिलेंगे। तो कुछ इनकी कंडीशंस हैं जब कोरल को बनना होता है, कोरल मींस कोरल रीफ को बनना होता है। क्लियर है? अब कोरल के बारे में जब स्टडी करना शुरू किया अलग अलग साइंटिस्ट ने, अब इस बात को ध्यान से सुना, अलग अलग साइंटिस्ट ने, ये कोरल हैं जैसे टेम्परेट ट्रॉपिकल वाटर में ही पाए जाते हैं। और देखो यहाँ पे ज्यादा क्यों है, जो पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स। तो आइलैंड्स के आसपास मैंने बताया था वो रिक्वायर्ड डेप्थ मिल जाती है, यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं।
जैसे पैसिफिक में आइलैंड्स है, ऐसे ही इस तरफ ये आइलैंड्स है। क्लियर। अब जब कोरल रीफ की स्टडी करी तो अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स थे, मतलब अलग अलग लोकेशंस पे इन्होंने स्टडीज करी। तो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग कारण से कोरल्स बन रहे थे। सबकी थ्योरीज में से स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ म्यूरे लीस्ट एक्सेप्टेड है। सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन, जो मैं आपको थोड़ा सा जीएस में पढ़ा चुका हूं। ऐसे ही ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड थ्योरी है। ये दोनों ही थ्योरी, सब्सिडेंस थ्योरी एंड ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरीज है कोरल की। अब इन दोनों थ्योरीज में गलत कोई भी नहीं है। इन दोनों थ्योरीज में देखा कि कोरल्स बनने के दोनों ने डिफरेंट कारण बनाए हैं और दोनों के कारण ठीक है। मींस अलग अलग कोरल्स, सारी दुनिया के कोरल्स एक तरीके से नहीं बनते। कोरल्स बनने के अलग अलग जगहों पे अलग अलग वजहें हो सकती हैं। मींस देयर कुड बी डिफरेंट रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स एट डिफरेंट लोकेशंस। तो जब चार्ल्स डार्विन ने स्टडी करी, इसकी जो स्टडी का एरियाज थे वो लैटिन अमेरिका की साउथ की कंट्री, साउथ लैटिन अमेरिका के आइलैंड्स थे। लेकिन जब डेली ने स्टडी करी, इसके जो स्टडी का फील्ड था वो पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स थे। तो दोनों की थ्योरीज में अलग अलग लोकेशन थी, जिसकी वजह से ट्रू दोनों की थ्योरीज है लेकिन अपनी अपनी लोकेशन पे। और डेली की थ्योरी चार्ल्स डार्विन के एरिया में आके फ्लॉप हो जाती है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी डेली के एरिया में जाके फ्लॉप हो जाती है। तो मींस दोनों ही ठीक है अपनी जगह। क्लियर है। अब सब्सिडेंस थ्योरी पे सबसे पहले नजर डालते हैं। सब्सिडेंस का मतलब समझो। डार्विन ने जब स्टडी करी, डार्विन देखो बॉटनिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो जूलॉजिस्ट है, उसकी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते करते उसने देखा कि उसने कोरल्स को जब स्टडी किया, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसने एक एनोमली देखी। उसने देखा यार कोरल पॉलिप जो है ये जूजेंथला के साथ फोटोसिंथेसिस में रहता है, तो मींस इसको फोटिक जोन में होना चाहिए था कायदे से। लेकिन अगर ये कोरल्स मेरे को 200 मीटर की गहराई में दिख रहे हैं पानी के अंदर, तो ये 200 मीटर डीप कैसे जाके जिए थे? आज तो नहीं जीते, लेकिन इतने साल पहले कैसे जिए थे? तो इसने थ्योरी लगाई। इसकी थ्योरी क्योंकि आइलैंड्स के ऊपर थी और वो आइलैंड सारे सबसाइडिंग इन कैरेक्टर थे, तो इसने देखा जरूर ये आइलैंड के ऊपर कोरल रहे होंगे। आइलैंड डूब के नीचे चला गया, अपने साथ कोरल भी ले गया। सिंप्लीफाइड कर रहा हूं मैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसने कहा 3 स्टेजेस बताई। इसने कहा एक आइलैंड ऐसे खड़ा हुआ था, इस आइलैंड के फ्रिंजेस में कोरल पैदा हो जाते हैं। आपको पता है ये सबमरीन प्लेटफॉर्म था, कोरल पैदा हो गए। धीरे धीरे आइलैंड सबसाइड हो गया। अब हर ऑर्गेनिज्म, चार्ल्स डार्विन काम कर रहा है एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में, ये काम कर रहा है कि कैसे ऑर्गेनिज्म कंपटीशन में जाके अपने को बचाते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं। आप कहीं बार ना कुछ पेड़ों के पत्ते होंगे, उनके ना लीव्स के ऊपर ऐसा लगता है एग टाइप के अंडे दे रखे हैं बटरफ्लाई ने। व्हाइट, उनमें ग्रीन कलर के, येलो कलर के छोटे छोटे पिगमेंट डेवलप हो जाते हैं राउंड शेप के। वो ट्री का अपने आप को बचाने का मैकेनिज्म है, क्योंकि आपको पता है जब बटरफ्लाई किसी ट्री पे अंडे दे दे, बटरफ्लाई का जो बेबी है, कैटरपिलर है, वो बहुत भूखड़ होता है ना, और वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा ट्री खा जाते हैं। तो ट्री ने अपने आप को बचाना था। अच्छा, एक और चीज, बटरफ्लाई, अगर किसी एक बटरफ्लाई ने किसी एक ट्री पे अंडे दे रखे तो दूसरी बटरफ्लाई उस ट्री पे नहीं देगी। उसको पता है कैटरपिलर इज अ हंग्री ऑर्गेनिज्म, उसको खाने के लिए ज्यादा वेजिटेशन चाहिए। तो दोनों बटरफ्लाई में कंपटीशन हो जाएगा, तो वो किसी और पेड़ में जाके एग ले डाउन करेगी। ऑलराइट, तो ये क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने को जिंदा रखने का एक प्रयास करता है वातावरण में। आप इसीलिए तो ट्री ने अपने को बचाने के लिए क्या मैकेनिज्म किया, उसने क्या किया, इमिटेट कर लिए एग की शेप को। देखो ये ट्रीज कितने समझदार हैं। तो उन्होंने जब बटरफ्लाई के लेइंग सीजन आते हैं तो ट्रीज में अपने आप लीव्स के ऊपर एक ऐसा ही शेप बन जाती है, ऐसा लगता है दूर से देखने में किसी ने यहां बटरफ्लाई ने अंडे दिए। और इस तरह से ट्री अपने को बचाता है। मींस हर ऑर्गेनिज्म अपने को बचा रहा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत काम था चार्ल्स डार्विन का। तो ये कहता है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज की बात करता है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मैं कहता हूं 60 मीटर हाइट तक ट्रीज चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? अब देखो, रेनफॉल बहुत ज्यादा है, पानी अबंडेंट है, तो पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी नहीं थी, रेनफॉल अबंडेंट था, तो बहुत सारे पेड़ जन्म ले जाते हैं।
जब बहुत सारे पेड़ जन्म ले गए तो अब सनलाइट की स्कार्सिटी होगी, तो पेड़ क्या करेंगे, अपनी हाइट को ऊंचा करते हैं। क्यों? ताकि वो बाकी पेड़ों से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्व करे, तो वो अपनी हाइट ऊंची करेगा, बाकी के ट्रीज उसको देख देख के अपनी हाइट ऊंची करेंगे, और इस तरह से मिलियंस ऑफ ईयर्स में अब बाय डिफॉल्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप गूगल करेंगे इमेजेस को, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्रीज इतने मैसिव होते हैं, 60 मीटर इज लाइक 18 फ्लोर की बिल्डिंग, 18 माले की बिल्डिंग होती है, इतने ऊंचे ट्रीज होते हैं। उनके जो ट्रंक्स हैं, उनकी जो स्टेम्स हैं, वो मैसिवली बिग होती हैं, मैसिवली, क्योंकि इतने बड़े ट्री को सपोर्ट करना है उन्होंने, उसके साथ डालियां लगी हैं, ब्रांचेस हैं। तो मींस चार्ल्स डार्विन काम कर रहा है कैसे कंपटीशन है स्पीशीज में अपने को जिंदा रखने के लिए। ये कंपटीशन ह्यूमन में है, एनिमल्स में है और प्लांट्स के अंदर है। तो उसी तहत ये कहता है जब ये आइलैंड डूबता है, कोरल्स अपने को बचाते हैं। तो ये जो कोरल पॉलिप है ना, ये अपने एक्सोस्केलेटन को छोड़ देता है और उसके ऊपर जाके रहने लग जाता है, फोटिक जोन में फिर से आ जाता है। ये आउट ऑफ फोटिक जोन चला गया था, तो ये फोटिक जोन में वापस आता है, एक नया घर बनाता है। फिर ये देखता है अरे आइलैंड और डूब गया, फिर घर शिफ्ट करता है, एक मंजिल और ऊपर जाता है, फिर फोटिक जोन में आ जाता है, फिर नया घर बनाता है। आज से, अब मैं जज कर रहा हूं, आज से 50 साल पहले मैंने पानी के अंदर देखा, मैंने कहा इतना नीचे कोरल पॉलिप का घर बना हुआ है, तो इतना नीचे कैसे गया रहने? वो नीचे नहीं गया था रहने, वो ठीक जगह पे रह रहा था, वो नीचे सबसाइड हो गया कोरल प्लेटफॉर्म या पूरा मरीन प्लेटफॉर्म या आइलैंड। तो कोरल लगातार अपना घर शिफ्ट करके एक एक फ्लोर करके ऊपर आ रहा है। आज से जो 100 साल बाद देखेगा उसको लगेगा कोरल शायद बहुत नीचे रहने गया होगा, ऐसा नहीं था। कोरल अपनी जगह पे ही रह रहा था, वो फोटिक जोन में रह रहा था, फोटिक जोन सबमर्ज होके नीचे चला गया। तो दिस इज द प्रीमाइस ऑफ सबसिडेंस थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन। क्लियर है? तो इस तरह से ये कहता है पहली स्टेज में फ्रिंजिंग रीफ बनता है। तो इसने बोला 3 टाइप के कोरल्स की जब स्टडी हुई, 3 टाइप के कोरल्स पूरी दुनिया में निकले, एक था फ्रिंजिंग, एक था बैरियर, एक था अटोल। तो इसने कहा ये तीनों में कोई डिफरेंस नहीं, ये तीनों स्टेजेस हैं। फ्रिंजिंग से बैरियर किसी दिन बन जाएगा क्योंकि आइलैंड सबसाइड हो जाता है, बैरियर से अटोल बन जाएगा क्योंकि आइलैंड पूरी तरह से सबसाइड होता है। इसने ये देखो, इसने कहा जी पहले फ्रिंजिंग रीफ, ये नीचे की तरफ गया, अब ये फ्रिंजिंग का बैरियर बना, बैरियर का अटोल बन गया, क्योंकि जब आइलैंड पूरी तरह से सबसाइड कर गया, ये जो दोनों साइड इसके कोरल्स बने हुए थे, ये वाटर का लेवल था, ये कोरल्स निकल के बाहर की तरफ आ गए, ये इतना एग्रेसिवली अपने को बचाने लगे। जब बाहर की तरफ आ गए तो इस पे आइलैंड बन गए और बीच में रह गया पानी। ये जो बीच में पानी रह गया, इसको आज बोला जाता है कि ये लगून है, शैलो वाटर लेक है, और इसके आसपास जो है अटोल्स बन गए। अटोल आर नथिंग बट दी कोरल आइलैंड। एग्जाम्पल है लक्षद्वीप आइलैंड्स विच आर कंसिडर्ड एट कोरल्स इन नेचर। तो इस तरह से ये चार्ल्स डार्विन कहता है सबसिडेंस थ्योरी की वजह से फ्रिंजिंग से बैरियर, बैरियर से अटोल क्रिएट हो जाते हैं। ये इसकी थ्योरी का प्रीमाइस था। इस तरह से इसने डायग्राम ड्रामेटिक फॉर्म में देख सकते हो आप। फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग डूब रहा है और आसपास आप देखो धीरे धीरे कोरल्स डेवलप हो गए, कोरल्स के ऊपर वेजिटेशन डेवलप हो गई और बीच में रह गया एक लगून। ऑलराइट, इस तरह से ये बैरियर और अटोल बने। ठीक, ये डायग्राम देखिए, आपके ऐसे ही डायग्राम आपकी हैंडआउट्स में भी डले हुए हैं। क्लियर है? ये देखिए, तो इसने 3 सक्सेसिव स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल बनाया। इसने बेसिकली वॉल्केनिक आइलैंड के आसपास ये थ्योरी पिरोई है, क्योंकि इसके स्टडीज लैटिन अमेरिका की, साउथ लैटिन अमेरिका में थी, जहां फॉकलैंड आइलैंड, बीगल चैनल भी मैंने आपको बताया था, बीगल चैनल भी है। ये 3 स्टेजेस इसने बताई। फ्रिंजिंग जब आइलैंड के आसपास है, फिर बैरियर, आइलैंड डूब रहा है तो यहाँ पे लगून क्रिएट होना शुरू हो गया, और ये बस अब लगून रह गया और आसपास रह गया कोरल का आइलैंड, जिसको आज हम अटोल नाम से जानते हैं। क्लियर? ये थी इसकी थ्योरी। अब इसी की थ्योरी ये देखिए कितने अच्छे अच्छे डायग्राम्स के द्वारा समझाई हुई, बैरियर और अटोल। तो आप इन डायग्राम्स को देखिए, इन डायग्राम से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये अटोल ऐसे दिखेगा, एरियल व्यू देखोगे कि आसपास आपका आइलैंड है और बीच में शैलो, डार्क कलर मींस शैलो वाटर, शैलो वाटर। तो लगून इज अ शैलो वाटर बॉडी। अब इसी एक ये थ्योरी थी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, क्योंकि वैसे भी चार्ल्स डार्विन वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड साइंटिस्ट था अपने एरा का, बहुत सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट था। दूसरा था इसकी सारी ही थ्योरीज में हमेशा बहुत दम रहा। एक थ्योरी आती है, मैंने कई बार आपको बताया है, म्यूरे एक बहुत बड़े ओशियानोग्राफर हुए अमेरिका के।
इनकी सारी, और इसीलिए जो डीप सी फ्लोर है, ओशन फ्लोर एक्सपेंशन है, इसमें म्यूरेज की थ्योरी को बेस बनाया गया। इसने एक चैलेंजर एक्सपेडिशन किया था। चैलेंजर एक्सपेडिशन एक एक्सपेडिशन था जिसमें कई कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट। देखो रिसर्च में पैसा और रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लगते हैं। एक साइंटिस्ट और 10 साइंटिस्ट में फर्क है। जब टीम ऑफ साइंटिस्ट बनाते हैं तो जरूरी नहीं है एक कंट्री में ही वो टीम बन जाए। एक साइंटिस्ट मैं ओशियानोग्राफर हूं, एक और साइंटिस्ट कहीं अमेरिका बैठा है, एक जर्मनी बैठा है, तो 8-10 लोगों ने टीम बनाई, पैसा रेज किया अपनी गवर्नमेंट से, और इन्होंने एक एक्सपीडिशन किया। एक्सपीडिशन बहुत जबरदस्त एक्सपीडिशन माना जाता है, वर्ल्ड का चैलेंजर एक्सपीडिशन, जिसने ओशंस के कॉन्सेप्ट को हिला के रख दिया था उस टाइम का, क्योंकि तब साइंस में ने जानना शुरू किया था ओशंस को इन सारे ज्योग्राफर या आप बोलोगे ओशियानोग्राफर्स की मदद से। तो म्यूरे वॉज वन ऑफ द ओशियानोग्राफर। चैलेंजर एक्सपीडिशन बाद में इसी के नाम पे, म्यूरे के नाम पे बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। चैलेंजर डीप आज भी माना जाता है, चैलेंजर डीप मींस एक ट्रेंच का नाम चैलेंजर डीप दिया हुआ है, पैसिफिक ओशन। तो चैलेंजर एक्सपेडिशन में इन्होंने अटलांटिक ओशन, क्योंकि अटलांटिक ओशन अमेरिका और यूरोप दोनों के बीच में था, इसलिए सबसे ज्यादा केस स्टडी अटलांटिक ओशन की है, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट के साइंटिस्टों ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट और रिसर्च यहीं पे ही करी है। तो चैलेंजर एक्सपेडिशन में इन्होंने ओशंस के सेडिमेंट को इकट्ठा किया था, ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा किया था, और बहुत लंबे टाइम तक ये एक्सपेडिशन चला था। इसी एक्सपेडिशन में म्यूरे ने एक थ्योरी प्रपोज करी। जब उसने मिड ओशनिक रिज को भी आइडेंटिफाई किया, वहां सबसे पहले डिस्कवर करी कि मिड ओशनिक रिज एग्जिस्ट भी करती है, तो म्यूरे ने क्या किया, ये कहता है कोरल्स कैसे बनते, कहता है समुंदर है, कहता है फोटिक जोन में आने के लिए समुंदर के अंदर, जब इसने मिड ओशनिक रिज को पढ़ा तो इसने कहा सी माउंट होते हैं, सी माउंट। ये सी माउंट बड़े भी होते हैं, ये सी माउंट छोटे भी होते हैं। कोई सी माउंट बहुत बड़ा है, कोई, दिस इज द फोटिक जोन, लेट्स अज्यूम दिस इज फोटिक जोन। एक सी माउंट बहुत छोटा है, ये सी माउंट इतना छोटा है कि ये फोटिक जोन से नीचे है, यहां पे कोरल डेवलप नहीं होंगे। एक सी माउंट इतना बड़ा है कि ये फोटिक जोन के बाहर है, फोटिक जोन के बाहर है, यहां भी कोरल्स इसके ऊपर डेवलप नहीं होंगे। तो कहता है वेव एक्शन के द्वारा यहां पे सी माउंट में धीरे धीरे डिपोजिशन होता है और ये प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ जाती है। जैसे ही ये प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ के ये फोटिक जोन में आता है, इसके ऊपर कोरल्स आके कॉलोनाइज कर लेते हैं। इसी थ्योरी में ये कहता है जो सी माउंट इतने बड़े हैं कि वो आइलैंड की फॉर्मेट में है, वो धीरे धीरे इरोड हो जाते हैं और वो इरोड होके समुद्र के नीचे तक जाके एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोरल्स कॉलोनाइज होते हैं। तो ये एक ही थ्योरी में अपनी कॉन्ट्राडिक्शन कर देता है कि सी वेव्स की वजह से कभी इरोजन होता है तो कभी डिपोजिशन होता है। और उस टाइम पे, क्योंकि म्यूरे वाज अ वेरी सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट ऑफ हिज एरा, पहले तो थ्योरी को वाइड पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन जब इस थ्योरी पे और थीसिस चलती है, फिर इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए और इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता और डिस्कार्ड कर दी जाती है। इसलिए स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ म्यूरे पूछे जाने की संभावनाएं मिनिमम है आपके पेपर में। आनी इसलिए चाहिए, मान लो उन्होंने पूछा व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन, या उन्होंने पूछा सबसिडेंस थ्योरी ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन को 20 नंबर में समझाओ, तो आप क्या करोगे, स्मार्टली आप लिखोगे देयर आर 3 सेट ऑफ थ्योरीज अबाउट द कोरल रीफ। One is the glacial control of theory of Delhi, which is one of the widely accepted theory, as widely accepted as the subsidence theory. The another theory which is not that much critically acclaimed is the theory of standstill theory of Murray. बस उसके बाद आप इसको बस ये नाम लिखने के लिए कि स्टैंड स्टिल थ्योरी एग्जिस्ट करते हैं, मैंने ये सारी कहानी सुनाई, अदरवाइज इस पे क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। बट यू शुड नो, ताकि आप इस नाम को कहीं कोट कर पाओ, ताकि आपको थोड़े मार्क्स ज्यादा मिले, जिससे ये पता चले हाँ आपने पढ़ी सारी है, आपको पता है कि कौन सी एक्सेप्टेड। क्लियर है? तो ये कुछ मार्क्स करने के टोटके। चलो जी, तो ये थी स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ थ्योरी, नॉट मच क्रिटिकली एक्लेम्ड। ऑलराइट, इस तरह से इसने कहा कि ऐसे लगून बनेगा, ये कोरल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कोरल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे और एक लगून शेप में आ जाएगी। ये इसकी स्टैंड स्टिल थ्योरी, नॉट मच ऑफ द एक्सेप्टेड थ्योरी। ये डायग्राम आपको आना चाहिए ताकि आप 20 नंबर के लायक कंटेंट, अगर आप देखो स्टैंड स्टिल थ्योरी, अगर आपको डेली की थ्योरी आ जाए, ग्लेशियल कंट्रोल, या आपको चार्ल्स डार्विन की आ जाए, तो थोड़ा सा तो इसको भी लिखना एक डायग्राम के साथ, ताकि इसको डिस्कार्ड कर सको और अपनी नॉलेज को थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर सको। अब देखो ग्लेशियल कंट्रोल, ये गलत लिख दिया, ये ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली है। अब डेली क्या बोलता है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है। यहां पे डायग्राम बनाने की स्पेस नहीं है,
चलो यहां पे डायग्राम बना देते हैं। डेली क्या बोलता है, ये कहता है क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक एरा आता है प्लिस्टोसीन एज। प्लिस्टोसीन क्या होता है, आइस एज। आइस एज में आपको पता है क्या बन जाते हैं, ग्लेशियर्स। जब भी ग्लेशियर्स बन जाएंगे धरती के ऊपर, तो हमेशा फॉल इन सी लेवल हो जाएगा। मींस सारा पानी लॉक हो जाता है ग्लेशियर्स की फॉर्मेट में। अब देखो, हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, लिख लो जियोमॉर्फोलॉजी में, आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी थ्योरी बोलती है, मैंने आपको बताया था जब प्लिस्टोसीन आइस एज आई थी, एक्सेप्ट ट्रॉपिकल एरियाज ऑल दी वाटर हैज बीन फ्रोजन ओवर द अर्थ सरफेस। और ग्लेशियर्स, और हर जगह ग्लेशियर्स, पूरा कॉन्टिनेंट ग्लेशियर के अंदर आ गया, पूरे समुद्र फ्रोजन हो गए और धरती के ऊपर लैंड ब्रिजेस बन गए। क्योंकि धरती पे लैंड ब्रिजेस बने, माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन उस टाइम पे मैक्सिमम हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसी टाइम पे रेसेस एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट, अफ्रीका से लोग हिंदुस्तान में आके सेटल हो गए, साउथ ऑस्ट्रेलिया से जो प्रोटो एस्ट्रॉइड्स हैं वो आके सेटल हो गए इंडिया के अंदर। तो इस तरह से रेसेस का माइग्रेशन, या उस टाइम पे जो ह्यूमंस थे उनका माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। होमोसेपियन जो थे उनका माइग्रेशन शुरू हो गया। तो मींस जब प्लेस्टोसीन आइस एज थी तब पूरी दुनिया में बर्फ जम गई। उसी प्लेस्टोसीन आइस एज की वजह से आपके प्रेरीज के ग्रासलैंड भी आर शेप में आते हैं। और उसी आइस एज के रेमिनेंट्स जब पिघली वो आइस और पूरे ग्लेशियर रिट्रीट होके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कन्फाइंड हो गए, फिनलैंड के अंदर, रशिया के अंदर लाखों लेक्स बन जाती हैं। और उसी के आउटकम्स हैं कि ग्रेट लेक रीजन ऑफ यूएसए वही रेमिनेंट्स हैं, या ग्रेट बियर लेक, विनीपेग लेक ऑफ कनाडा, ये उसी के रेमिनेंट्स हैं। तो आइस एज में, आइस एज के बाद रिट्रीशन हुआ था। लेकिन जब तक आइस एज थी, क्योंकि सारा पानी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो गई थी, सारा पानी ग्लेशियर्स की फॉर्मेट में कॉन्टिनेंट के ऊपर लॉक हो गया। क्योंकि वो कॉन्टिनेंट के ऊपर लॉक हो गया तो अब समुंदर में पानी नहीं रहा और धीरे धीरे वाटर लेवल डिप कर गया। तो वाटर मींस आज मेरे को पानी, मैं बीचेस पे खड़ा हूं, पानी मेरे पैरों को टच करता है। जब वाटर लेवल डिप करेगा तो 50 किलोमीटर तक ओशन का फ्लोर ओपन हो जाएगा, पानी पीछे को चला जाएगा। मींस पानी की बेसिकली कमी हो गई। क्योंकि पानी की कमी हो गई तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसे दिख रही है, पानी जो पहले यहां तक था आज पानी यहां पे है ड्यूरिंग आइस एज। और गर्मी और आइस एज पानी यहां तक है तो मींस यहां पे सी वेव एक्शन के द्वारा प्लेटफॉर्म क्रिएट होना शुरू हो गए। क्योंकि यहां प्लेटफॉर्म शुरू हो गया तो जो कोरल्स हैं वो यहां पे रहने लग गए, जो पहले यहां पे रहते थे। जब आइस एज नहीं थी, कोरल्स यहां पे रह रहे थे A1 लोकेशन पे, आज कोरल A2 लोकेशन पे रहते हैं। क्योंकि आइस एज की वजह से पानी का लेवल डिप कर गया। पानी का लेवल डिप कर गया तो कोरल्स तो पानी फोटिक जोन में रहेंगे, यहां तो पानी रहा नहीं, कोरल्स मर जाएगा, कोरल यहां चला गया। धीरे धीरे आइस एज खत्म हो गई। 20 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स पहले आई थी और अभी 10,000 BCE में खत्म हुई। जब आइस एज खत्म हुई, पानी का लेवल बढ़ा तो कोरल पहले यहां आया, पानी और बढ़ा और आज कोरल दोबारा A1 पे आ गया। लेकिन जब मैंने डेली ने स्टडी करनी शुरू करी, इसने कहा यार यहां पे कोरल कैसे रहा था। दो ही थ्योरी हो सकती हैं, या तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी कि ये लैंड ही सबसाइड कर गया होगा, दूसरी बात पानी का लेवल भी तो गिर सकता है। तो इसका सेकंड ओपिनियन था। इसका ओपिनियन डार्विन की बिल्कुल विपरीत है, ये कहता है पानी का लेवल गिरा होगा। दोनों अपनी जगह सही हैं। जहां चार्ल्स डार्विन ने स्टडी करी वहां लैंड सबसाइड किया, जहां डेली ने स्टडी करी वहां पे जो वाटर लेवल के चेंजेस की वजह से कोरल ने अपनी जगह बदली थी। ठीक, तो यहां पे इस थ्योरी की वजह से ये कहता है कि ये ग्लेशियल कंट्रोल जो कोरल्स का ग्रेटर, देखो दोनों की थ्योरीज का एक ही प्रीमाइस था, इनके जो दोनों की इंक्विजिटिवनेस जागी, वो जागी कि ये डीप सी में कोरल्स कैसे मिल रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बोला टेम्परेट में कोरल्स कैसे गए, नहीं गए। इन्होंने कहा जब इनको फोटिक जोन में जिंदा रहना था तो ये 200 मीटर डेप्थ में कोरल कैसे मिल रहा है, उसकी स्टडी कर रहे हैं दोनों। इसलिए इन्होंने जो स्टडी करी है वो डूबे हुए कोरल्स की करी। तब इसने बोला, एक ने बोला ग्लेशियर की वजह से पानी का लेवल डिप किया, दूसरे ने बोला पानी कहीं नहीं गया, लैंड सबमर्ज कर गया। ठीक है, तो इसकी थ्योरी भी बिल्कुल ट्रू है। जहां पे इसने स्टडी करी वहां पे कोरल रीफ इसलिए ग्रेटर डेप्थ तक गए। तो इसकी है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली। क्लियर।
सिंपल है, दोनों की थ्योरी अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। फिर एक ज्योग्राफर है डेविस। डेविस के बारे में आप जब जियोमॉर्फोलॉजिकल पढ़ोगे, देखो ये डेली की थ्योरी है कि लैंड यहाँ पे था, वाटर लेवल डिप किया, अब यहाँ पे कोरल पहुंच गया। कोरल ने अब लैंड ने सी वाटर ने धीरे धीरे, आपको पता है वेव कट प्लेटफॉर्म बनाता है सी वाटर। जब आपने जियोमॉर्फिक सरफेसेस पढ़ा है, वेव कट प्लेटफॉर्म पढ़ा है, मींस ये धीरे धीरे लैंड को काटती हैं लहरें, और ये अपने कोरल के लिए एक सबमरीन प्लेटफॉर्म की जगह तैयार करी जिसके ऊपर कोरल आ गया था। सिंपल, ठीक। तो अब इसी को चार्ल्स डार्विन से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ऑफ अमेरिका। ये एक टाइप से शागिर्द थे चार्ल्स डार्विन के, मिले कभी नहीं थे इन्होंने और चार्ल्स डार्विन। जब आप समझो चार्ल्स डार्विन जब मर रहा था, तब डेविस एक टाइम से इवॉल्विंग साइंटिस्ट था। ये एक जियोमॉर्फोलॉजर है, इसने लैंडफॉर्म्स की स्टडी करी। जो चार्ल्स डार्विन है वो एक बायोलॉजिस्ट है। इसकी जब वोकेबलरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में भी दी हुई है। जब हमने साइकिल ऑफ इरोजन किया था तो इसी ने बोला था यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर, मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर, सिनाइल स्टेज ऑफ रिवर। इसने रिवर को एक ऑर्गेनिज्म से रिलेट किया। इसने कहा लैंडफॉर्म कभी जवान होते हैं, है ना, कभी यूथ होते हैं, कभी मैच्योर होते हैं और एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। तो ये जो मैच्योर होना, यूथ होना, ये आदमी की लाइफ साइकिल है। ये शब्दावली इसने डार्विन को रेफर करने के लिए यूज करी। ये एक बड़े ज्योग्राफर थे जिन्होंने एवोल्यूशन की बात करी थी और उन्होंने ये 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ बोला था। तो इन्होंने अपनी वो 3 शब्दावली लैंडफॉर्म्स को कन्फर कर दी। तो इसलिए डेविस के ऊपर मैं बोलता हूं कि इनडेलिबल इम्प्रिंट्स ऑफ चार्ल्स डार्विन देखने को। डेविस क्या कहते हैं, ये चार्ल्स डार्विन को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं चार्ल्स डार्विन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तभी तो आप देखो ना, ये कहता है कि एक डूबा हुआ जो आइलैंड है जिसके ऊपर आज कोरल्स डेवलप हो गए हैं और बीच में ये लेक है जिसको लगून बोल रहे हैं, इस लगून की डेप्थ एक जैसी ही रहती है। अगर ये कोरल्स ये सबसाइडिंग नहीं होता और ये कोरल्स मर मर के अपना जो डिपोजिशन है, कैल्शियम की मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, ये मिट्टी इस लगून में गिरती रहती और एक ऐसा दिन आता कि ये लगून पूरी तरीके से मिट्टी से भर जाता और इसमें वाटर नहीं रहता। अगर लगून आज भी 50 मीटर डेप्थ में है और 500 साल भी 50 मीटर डेप्थ में है, तो मीन सेडिमेंटेशन तो हो रहा है। तो ये सेडिमेंट कहां जा रहे हैं, वो कह रहा है लगातार, क्योंकि ये लैंड सबसाइड हो रहा है, तो जितना सेडिमेंटेशन होता है उतना सबसिडेंस भी हो जाता है। एक डेप्थ हमेशा मेंटेन रहती है इस लगून की। तो डेविस जो है डार्विन के आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हुए एक एक्स्ट्रा एविडेंस अपनी तरफ से दे रहे हैं कि डेप्थ ऑफ द लगून इज सेम which depicts the rate of subsidence is equal to the rate of deposition। इसलिए deposition तो 100% श्योर है, तो मीन subsidence भी हो रही होगी, नहीं तो ये लगून कभी भर चुका होता। तो ये एक आर्गुमेंट एक्स्ट्रा पेश कर रहे हैं। तो जब हम कोरल्स की थ्योरी करेंगे, जनरली लोग 2 ही करते हैं कि वो डेली की थ्योरी करेंगे, वो चार्ल्स डार्विन की करेंगे। मैं कहता हूं डार्विन कभी पूछा गया है, डेविस को अगर आपने सपोर्ट में नहीं डाला तो आपको आपकी थ्योरी आधी ही रह गई। आपने डार्विन लिखा है और डेली से क्रिटिसिज्म नहीं करवाया तो भी अधूरी रह गई। ठीक, तो हमने कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चारों थ्योरीज के बारे में ही लिखना है, ठीक है। लेकिन जिसके बारे में पूछा गया उसको ज्यादा लिखना, बराबर मत लिख देना। डार्विन पूछा है, डार्विन 80% 70% होगा तो डेली 30 होगा। डेली पूछा है तो डेली 70-80% होगा, डार्विन 20% होगा, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरीज चलाएंगे हम कोरल्स की। तो दीज वर दी 4 सेट ऑफ थ्योरीज which were relevant for the formation of coral at different depth। कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे टाइड्स की थ्योरीज और साथ में करेंगे वेव्स। बस इतना ही ओशियानोग्राफी में। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट। ऑलराइट, जियोमॉर्फोलॉजी भी क्लाइमेटोलॉजी की तरह बहुत बड़ा नहीं है, ओशियानोग्राफी से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आइसोस्टेसी की थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए अगर आपने ओशियानोग्राफी पढ़ ली है, और आप इसमें साइकिल ऑफ इरोजन पढ़िए, जिसमें इन 2 ही एरियाज हैं जिनसे 90% क्वेश्चन आज तक पूछे गए। क्वेश्चन की भाषा सरल होती है, कठिन नहीं होता है, आपकी प्रिडिक्टेड लाइन में ही क्वेश्चन आएगा। ऑलराइट जी, चलिए, थैंक्स अ लॉट।